Hello everyone, this is the continuation of our Ratri Charya lecture. In this video we are going to discuss about दिवा स्वप्न अनिद्रा अकाल निद्रा एक्सेट्रा। दिवा स्वप्न का इफेक्ट हमारे शरीर पे देखने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा आम मौत का। सबसे पहले हम देखते हैं दिवा स्वप्न क्या होता है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है डे टाइम स्लीप, मतलब सनराइज के बाद में सोना और सनसेट के पहले सोना। हालांकि दिवा स्वप्न जो होता है ये ग्रीष्म ऋतु में पथ्य बताया गया है। दिवा स्वप्न से कफ और वित्त का पिटिएशन होता है और इससे अग्नि दृष्टि भी होती है। अगर रिसर्च के देखें तो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सर्काडियन रिदम से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं और इसी कारण से दिन में सोने से हमारे जो स्टमक, लीवर या फिर डोडेनम से जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। दिवा स्वप्न से अग्नि दूषित होती है, मतलब अग्नि मंद होती है। तो अगर अग्नि मंद होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में आम बनेगा। आम बनेगा कैसे? अगर हम कोई भी खाना खाते हैं और वो हमारे पाचन तंत्र में जा कर के पचता नहीं है तो उसी को हम आम बोल देते हैं। इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो रस धातु का सही से दूसरे धातु में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो वो वापस अमाशय में चला आता है, उसी को हम आम बोलते हैं। और आम वात कैसे बनता है? जब यही आम वात दोष के साथ मिल करके श्लेष्म का स्थान अर्थात कोष्ठ में या कहीं भी श्लेष्म का स्थान जहाँ पर भी संधियों में आदि होता है वहाँ पे ये चला जाता है और उसी को धारण कर लेता है, उसी स्थान को धारण कर लेता है, तो इसको हम आमवात कहते हैं। आमवात में बहुत सारे लक्षण देखे जा सकते हैं जो कि उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं जो कि दिवा स्वप्न करते हैं। जो दिवा स्वप्न नहीं करते हैं उनमें मैक्सिमम लक्षण जो होते हैं वो नहीं देखे जाते हैं। अब जैसे जो एसोसिएटेड कंप्लेंट जो होंगे जैसे अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, गौरव, ज्वर, अंग शून्यता, ये सब जो होते हैं ये दर्शाते हैं कि दिवा स्वप्न के कारण जो होता है वो आमवात हुआ है। अब देखते हैं अनिद्रा का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर। अनिद्रा को जो कहते हैं इंसोम्निया, एक कंडीशन है जिसमें इनएडिक्वेट या डिस्टर्बटेड स्लीप होती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो होता है अनिद्रा से क्या होता है, इम्बैलेंस किस चीज़ का, दोष का हमारे शरीर में। मानसिक दोष तम एंड शारीरिक दोष कफा आर द प्राइमरी कॉज ऑफ अनिद्रा। अनिद्रा होती कैसे है? अगर हमारे शरीर में कफ और तम दोष जो होते हैं वो डिक्रीज्ड हो जाते हैं, या कफ और तम जो गुण होते हैं, तम गुण होता है और कफ दोष होता है, ये अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो अनिद्रा कॉज करते हैं। आचार्य वाग्भट और सुश्रुत ने वात व्याधि, नानात्मज व्याधि बताई है जिसमें अनिद्रा भी एक वात रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब देखते हैं अकाल निद्रा या अति निद्रा का इफेक्ट क्या होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आचार्य चरक ने बताया है एक्सेसिव या अनटाइमली या कम सोना या लेस स्लीप क्या करता है, अनहेल्दीनेस, जो कि डिस्ट्रॉय करता है हमारे हैप्पीनेस, लाइफ स्पैन को। और ये काल रात्रि की तरह होता है। काल रात्रि इन द सेंस डेथ ऑफ नाइट ऑफ डेथ, जो कि डिजीज कॉज करेगा और इसी के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और अनिद्रा के कारण कफ दोष भी इंक्रीज हो सकता है। अति निद्रा के कारण कफ दोष भी इंक्रीज हो सकता है। अब देखते हैं आहार, विहार और निद्रा का आपस में रिलेशन क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं इंसोम्निया का। सबसे पहले हम मॉडर्न व्यू देखेंगे, उसके बाद हम आयुर्वेदिक व्यू देखेंगे। ओके, प्राइमरी इंसोम्निया कैसे होता है? इट अकर ड्यू टू its own distinct disorder. Causative factors such as prolonged stress, emotional breakdowns, traveling, working schedule that disrupt the routine may trigger primary insomnia. Okay,
जो भी शेड्यूल होते हैं वो रूटीन को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो यही प्राइमरी इंसोम्निया को जो ट्रिगर करते हैं। सेकेंडरी इंसोम्निया जो होता है ये कैसे होता है, ये बाकी सभी ऊपर जो भी बताए गए हैं उनके अलावा और अगर दूसरे प्रॉब्लम्स है जैसे कि इमोशनल, न्यूरोलॉजिकल, मेडिकल या स्लीप डिसऑर्डर, उसके कारण हमें नींद नहीं आती है। इंसोम्निया का जो कारण कॉज होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक इंसोम्निया एंगर, वरी, ग्रीफ एंड ट्रामा आर आल्सो कॉजिंग ऑफ इंसोम्निया। अब आयुर्वेदिक व्यू देखते हैं। इसमें दो तरह से होता है, आहारज और विहारज। जो हमारा डाइटरी इनटेक होता है, अगर हम लघु, रुक्ष, अत्य उष्ण या शीत या ड्राई प्रॉपर्टी का भोजन लेते हैं तो अनिद्रा कॉज करेगा। कैसे? लघु और रुक्ष वात बढ़ाते हैं, वात से क्या होगा, अनिद्रा होता। अगर हम कफवर्धक चीज़ लेते हैं तो वो हमारी निद्रा को बढ़ाएगा। और विहार कैसे? जैसे एसी रूम में रहना, एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, उसके बाद फिर दुख में रहना, गुस्से में रहना, ज़्यादा खुश रहना, बहुत दुखी या गिल्ट में रहना, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों के कारण अनिद्रा होती है। अब एज के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन क्या होते हैं स्लीप का, ये देखते हैं। एक एवरेज एडल्ट को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 से 6 स्लीप साइकिल ज़रूरत होती है उसको नाइट में। अब एक बीमार आदमी को कितना देर सोना? 9 आवर पर नाइट अप्रोप्रिएट यंग एडल्ट इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम स्लीप डेप्थ एंड डोज विथ इलनेस। जो निद्रा का जो लॉस है उससे रिकवर करने के लिए 9 आवर पर डे पर नाइट, और जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनको भी 9 घंटा पर डे सोना चाहिए, पर नाइट सोना चाहिए। अलर्टनेस और स्लीपीनेस क्या होता है? सर्काडियन रेगुलेशन जो स्लीप का होता है 24 घंटे के पीरियड में साइकिल प्रेजेंट करता है अलर्टनेस और स्लीपीनेस का। डे टाइम में जो होता है वो अलर्टनेस होता है। अलर्टनेस मतलब हम जगे रहते हैं, और स्लीपीनेस मतलब सोते रहते हैं। ये चीज़ होता है नाइट टाइम में। स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब होता है नॉट गेटिंग इनफ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप विच कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। हमारे ये स्लीप डिप्रिवेशन जो होता है ये हमारे शरीर पे और स्वास्थ्य पे भी बैड इफेक्ट डालता है। कैसे? जो पिछले हम लोग देख चुके हैं, अनिद्रा या काल निद्रा। अब स्लीप एंड होस्ट डिफेंस क्या होता है? होस्ट डिफेंस इन द सेंस ऑफ इम्यूनिटी, और स्लीप क्या होता है? निद्रा। निद्रा और इम्यूनिटी का आपस में एक कनेक्शन होता है। स्लीप लॉस जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स को स्लो कर देता है। अलर्टनेस ज़्यादा होता है वो भी बहुत सारे इम्यून चैलेंज को लेके आता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन नेटवर्क होता है ये साइटोकाइनिन, न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर्स कनेक्टेड टू स्लीप एंड इनेट इम्यूनिटी, इनके द्वारा स्लीप और इनेट इम्यूनिटी को कनेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? साइटोकाइनिन, न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर्स। जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लाया होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं किसके लिए? होस्ट डिफेंस के लिए। और स्लीप जो होता है ये हार्मोन रेगुलेशन के लिए, जो लाइक साइटोकाइनिन के लिए या न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। तो अगर हम साइटोकाइनिन या न्यूरोट्रांसमिशन का रेगुलेशन अच्छे से नहीं होता है तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिसके कारण होस्ट डिफेंस रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लीप चेंज के कारण जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो फीवर और हाइपोथर्मिया के साथ होते हैं। मास्टर सर्काडियन रिदम जो होता है, हमारी बॉडी 24 घंटे का एक साइकिल रेगुलेट करती है जिसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं। सर्काडियन रिदम या सर्काडियन क्लॉक बोलते हैं। ये बना होता है सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस से, और यही जो ऑपरेट करता है डे और नाइट के साइकिल को। अब इसके डिसऑर्डर क्या कहें? जैसे जेट लैग डिसऑर्डर, शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर, ये नाइट शिफ्ट वर्कर में कॉमन होता है। डिलेड स्लीप वेक फेज डिसऑर्डर,
ये भी सेम नाइट टाइम वर्कर में होता है। इरेगुलर स्लीप एक्सेट्रा। स्लीप अपनिया क्या होता है? यह एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर होता है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है रिपीटेड इंटरप्शंस इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। यहाँ फिगर में देख सकते हैं जो हमारा एपिग्लोटिस या ग्लोटिस रीजन जो होता है या टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो आकर के एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है, और अगर एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएगा तो स्लीप के दौरान हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, जिसके कारण हमारा जो स्लीप होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसी को स्लीप एपनिया बोलते हैं। दो तरह से होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, एक सेंट्रल होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जो होता है ये मैंने बताया मसल्स के रिलैक्स होने के कारण होते हैं, जितने भी नेक के आसपास मसल्स होते हैं। और सेंट्रल क्या होता है? ब्रेन फेल्स टू सेंड प्रॉपर सिग्नल फॉर द ब्रीथिंग। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं स्लीप एपनिया के? एनाटॉमिकल वेरिएशन कोई भी होता है, ओवरवेट, ओबेसिटी में अगर रहेगा तो मसल वैसे ही बल्की हैं, मसल बल्की हैं तो अगर हम सोते हैं तो मसल ग्रेविटी के कारण नीचे आएंगे, जिससे जो रिस्पिरेटरी पैसेज होगा वो ब्लॉक हो जाएगा और स्लीप डिस्टर्ब होगा। डायबिटीज़, लीवर प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ तो है ही, और ये कॉज भी होते हैं अनट्रीटेड स्लीप एपनिया के कारण। इसके लिए प्रिवेंशन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, हम अल्कोहल अवॉइड करना, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे वेट लॉस क्यों? क्योंकि मसल बल्क कम करना है। अल्कोहल अवॉइड क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को एक प्रॉपर फंक्शन के लिए उसको अल्कोहल से दूर रखना होगा, जिससे ब्रेन कभी फेल ना करे सेंड करने के लिए प्रॉपर सिग्नल को। इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया जो होता है स्लीपीनेस होता है, स्लीपलेसनेस होता है, एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। इससे क्या होता है? किसी आदमी की नींद आने की एबिलिटी कम हो जाती है या प्रॉपर स्लीप लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? डिफ़िकल्टी फॉलिंग एस्लीप एट नाइट, वेकिंग अप ड्यूरिंग नाइट, उसके बाद दोबारा सोने में दिक्कत होती है, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो व्यक्ति, नाइट स्लीप के समय टायर्ड और डिस्पाइट फील करते हैं, डे टाइम फटीग रहता है, टेंशन, हेडेक, डिफ़िकल्टीज सोशलाइजिंग, ये सभी फेस करना पड़ता है। कॉज का होता है स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी, डिस्ट्रप्शन इन सर्काडियन रिदम, शिफ्ट वर्क वगैरह, साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मेडिकल इशू, क्रॉनिक या हार्मोनल शिफ्ट्स, प्रेगनेंसी ये हो सकता है, स्नोरिंग हो सकता है, खर्राटे, ओवर एक्टिवनेस भी हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? परफॉर्मेंस आपका कम हो जाएगा, चाहे वो स्कूल हो या जॉब में हो। एक्सीडेंट का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाएगा, रिएक्शन टाइमिंग कम होने के कारण। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, क्रिएटिंग कंफर्टेबल बेड टाइम। इसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर एक मैं कंडीशन देता हूँ, वो इंसोम्निया से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपको बाद में फ़नी भी लग सकता है। एक लेडी आती है बच्चा छोटा सा लेके, वो बच्चा नॉट मोर देन 1 ईयर का होगा। वो हमसे कंप्लेन करती है कि सर हमको नींद नहीं आती है। उसका कॉज क्या है कि उसको नींद क्यों नहीं आती है? ये सोचिए, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तब तक देखते हैं नार्कोलेप्सी क्या होता है। नार्कोलेप्सी स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये अफेक्ट करता है ब्रेन की एबिलिटी को, किस चीज़ के लिए? स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब नार्कोलेप्सी के टाइप क्या होते हैं? कैटाप्लेक्सी होता है, नो कैटाप्लेप्सी बट एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस से क्या होता है? नार्कोलेप्सी जिनमें होता है वो उनका जो डे टाइम स्लीप होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, वो अपने आप को सोने से रोक ही नहीं सकते, बिना किसी वार्निंग के सो जाते हैं।
कोई काम करते करते सो जाएंगे, कोई बैठे बैठे सो जाएगा, चलते चलते सो जाएगा। ऐसा स्लीप डिसऑर्डर होता है नार्कोलेप्सी। इसमें कैटाप्लेक्सी, स्लीप पैरालिसिस, ये सब भी आते हैं। कैटाप्लेक्सी में क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन ट्रिगर्ड बाय इंटेंस इमोशन। अगर आदमी इमोशनल होता है तो उसका मसल टोन लूज हो जाता है और उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं या हम बोल नहीं पाते हैं। सेम लगभग यही कंडीशन होता है स्लीप पैरालिसिस। इसमें भी क्या करते हैं, सोते समय हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं और ये बहुत ही डरावना होता है कुछ देर के लिए। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल चेंजेस या फैमिली के सपोर्ट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बस। एक होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होता है वो विलीज बोन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सोते समय या बैठे बैठे अचानक पैर को आप हिलाने लगते हैं, शेकिंग ऑफ द लेग होता है इसमें। और इसमें अनकंफर्टेबल सेंसेशन आएगा लेग में, जैसे इचिंग, प्रिकलिंग, पुलिंग, क्रैवलिंग। इसी को हटाने के लिए हमको अर्ज होता है कि हम अपने लेग को मूव करें और ये सब चीज़ें हमारे साथ कम हो, मतलब जो का अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो वो कम हो जाती है। ये इस चीज़ से मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो गुजरते हैं। हालांकि कंडीशन किसी का सीवियर होता है, किसी का नॉन सीवियर होता है। आपको एक क्लास में मैक्सिमम 10, अगर 100 बच्चों की क्लास है तो 20 लोग ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जिनका पैर हमेशा शेकिंग करता है। बट ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते कि सबको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, क्योंकि उनसे पहले हमको पूछना पड़ेगा कि उनको कोई स्लीप रिलेटेड दिक्कत है या नहीं है। इसके कॉज क्या होते हैं, कोई भी कॉज इसका अभी तक क्लियरली पता नहीं लगा है। लेकिन इसको ब्रेन का केमिकल एक डोपामिन है जिसको सस्पेक्ट किया गया है इसके कॉज के लिए। हेरिडिटली भी ये होता है जो कि 40 से पहले अगर दिखने लगता है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आपको पता करना पड़ेगा कि उनको स्लीप रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या हेरिडिटली कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। इसका ट्रीटमेंट लाइफ स्टाइल चेंज है, मेडिकेशन से होता है, वो भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आसात में जागरण का सॉल्यूशन क्या होता है हमने पहले ही बता दिया है, जैसे ट्रीटमेंट या लाइफ स्टाइल चेंजेस दिनचर्या का पालन करके, डे टाइम स्लीप को अवॉइड करके। अब ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मा के पथ को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करना होता है, जो मेन हम लोग ब्रह्मचर्य का मतलब जो जानते हैं। इसका मतलब केवल सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करना ही नहीं, अपितु अपने आप को एक सुप्रीम एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाना होता है। और अगर हम देखते हैं एजुकेशन और लर्निंग में ब्रह्मचर्य का मतलब, तो पहला जो आश्रम होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम ही होता है, चाइल्डहुड से 25 साल तक का, जिसमें हम पढ़ते हैं, गुरु के अधीन रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखें तो अटेनिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष का जो रास्ता होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। अब ब्रह्मचर्य के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इससे एनर्जी इंक्रीज होता है। कैसे, वाइटल एनर्जी को प्रिवेंट करके, विरिलिटी और हेल्थ को इन्हेंस करता है, मेंटल फोकस बढ़ाता है, सेल्फ रेजिस्टेंस या शार्पनेस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेंटल क्लियरिटी बढ़ाता है, अंदरूनी शांति, इनर पीस प्राप्त होता है हमको इससे। अब वात पित्त कफ का क्या रोल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये देखते हैं कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। जो वात जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को या डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है या कोई भी मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करता है, ओवुलेशन को रेगुलेट करता है। पित्त जो होता है वो हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। कफ जो होता है वो
नरिश करता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और इन तीनों में अगर डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू आ सकता है। हेल्दी स्पर्म, ओवम, यूट्रस और क्रूस, ये जो होता है ये क्रूशियल होते हैं, कॉन्सेप्शन के लिए अच्छे होते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे आहार और विहार बताए गए हैं, जैसे सीजनल रूटीन्स, ओज का प्रिवेंट करना, फैथफुलनेस एंड मॉडरेशन। ओज प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बताया जाता है ओज के लॉस होने से हमारे शरीर के सभी धातुओं का लॉस हो जाता है। इसलिए ओज की रक्षा करनी चाहिए एक गुड ऑफस्प्रिंग के लिए। और इससे ओज जो होता है एक दूसरा फैक्टर होता है इसको रक्षा करने का, कि हमारी इम्यूनिटी भी इसके कारण अच्छी बनी रहती है। थैंक यू।